Namaskar dear learners, welcome to the MOOC course of Pharmacology 3, subject code BP60TT. I am Dr. Sardindu Kumar Mishra, Associate Professor in the Department of Pharmacology at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. So, today dear learners, I am going to discuss over the general principles of the chemotherapy. So, let us start with the chemotherapy. Exactly what does it mean? What is the meaning of chemotherapy? So, if we break this word into two parts, that is chemo and therapy. So, here chemo means chemicals, whereas therapy indicates about the treatment. Okay. So, if any treatment which involves the involvement of chemical, it means that it is known as what? Chemotherapy. So, the standard definition of the chemotherapy is the use of the drug or be specific chemical use use of any chemical entity or the substance which is derived from the microorganism or a semi-synthetic or synthetic derivative of microorganism with the selective toxicity against the infection, virus, bacteria, protozoa, fungi, helminths is known as what? Chemotherapy. So, let us move towards the antibiotics and the antimicrobials. Now, this chemotherapy is a very broad term which involves antibiotic as well as the antimicrobials. So, let us start with the antibiotics. So, again we can divide this antibiotic word into two, that means anti means against, ठीक है, and बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मतलब है दैट इज माइक्रोब्स। सो एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं? दे आर द नेचुरल सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल और टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ वेरी लो कंसंट्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पर एक वर्ड बहुत ध्यान से आपको याद रखना होगा कि दे आर द नेचुरल कंपाउंड्स विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू सप्रेस और किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एट वेरी लो कंसंट्रेशन, ठीक है। क्योंकि कई बार हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं एंड दिस इज अ स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ माइक्रो यू कैन से एंटीबायोटिक्स। सो लो कंसंट्रेशन पे ये माइक्रोबियल ग्रोथ को अगर रोक देते हैं देन इट इज नोन एज व्हाट? एंटीबायोटिक्स। वेयर एज अगर हम एंटी माइक्रोबियल्स की बात करें जिनको शॉर्ट में हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी कहते हैं, तो अगर मैं आगे AMA अम्मा याद वर्ड बोलूँगा तो आपको समझ जाना है कि दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ठीक है। ओके, सो दिस इज द सेम। आप फिर वही बात आ गई, एंटी मतलब अगेंस्ट में और माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स के, बट दिस इज लिटिल बिट ब्रॉडर देन द एंटीबायोटिक्स। अब व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अभी तक एंटीबायोटिक्स जो थे वो सिर्फ नेचुरल सोर्स से हमें मिल रहे थे, बट हेयर द सोर्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल मे बी सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, ठीक है। यानी कि हमारे साथ माइक्रोब्स की क्या प्रॉब्लम होती है कि जनरली जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, माइक्रोब्स जो हैं वो इतनी कम क्वांटिटी में बनाते हैं उन एंटीबायोटिक्स को कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी डिमांड है वो पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो फॉर दैट व्हाट द साइंटिस्ट सजेस्ट दैट वी कैन गो फॉर द सिंथेसिस ऑफ दीज नेचुरल एनालॉग्स, ठीक है। और उन नेचुरल एनालॉग्स का जब हम सिंथेसिस किया तो उसको हमने बोल दिया एंटी माइक्रोबियल। नाउ कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स अलॉन्ग विद द एंटीबायोटिक इज नोन एज व्हाट? एंटीमाइक्रोबियल्स, ठीक है। तो यानी कि वो केमिकल एंटिटीज जो कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इन्फेक्शन को आइदर दैट मे बी ड्यू टू प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और हेलमिंथिस और प्रोटोजोआ कुछ भी, ठीक है ना, उसको रोकने के लिए काम आए। और वो किसके एनालॉग्स होंगे? नेचुरल एंटीबायोटिक्स के एनालॉग होंगे, ठीक है। तो उनको हमने क्या बोल दिया? एंटी माइक्रोबियल। शॉर्ट में हम इसको AMA बोलते हैं, वो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स? इट इज एनी सब्सटेंस ऑफ नेचुरल, ध्यान रखिए, सिंथेटिक और द सेमी सिंथेटिक ओरिजिन which inhibit or kill the microbial growth at low concentration without affecting, or you can say minimal side effect towards the host or the recipient, ठीक है। यानी कि जो पर्सन, जो पेशेंट एंटीमाइक्रोबियल्स खा रहा है उसको मिनिमम
साइड इफेक्ट्स देते हुए माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट और किल कर दें, दैट इज नोन एज व्हाट, एंटी माइक्रोबियल. सो लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट. सो अब हम बार बार एंटीबायोटिक्स, कीमोथेरेपी, एंटी माइक्रोबियल्स की बात कर रहे हैं, बट दिमाग में ये बात आती है कि ये भाई आया क्यों. ठीक है, तो अगर हम देखें तो 40s के पहले, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से मर गए. ठीक है, उनको मरने का रीज़न क्या था? बिकॉज दे गट वुंडेड इन द वॉर. ठीक है, एंड एट दैट मोमेंट देर वॉज नो स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल और द एंटीसेप्टिक अवेलेबल विच प्रिवेंट द इन्फेक्शन इन देयर बॉडी विच इज़ caused due to the wound or due to the bullet or due to the any injury. ठीक है ना, तो इस वजह से बहुत सारे लोग मर रहे थे. इसके अलावा बहुत सारे लोग डिजीज़ की वजह से भी मर रहे थे. ठीक है ना, तो वो लोग को उनकी जो ये जो मास जो मोर्टेलिटी हो रही थी, ठीक है ना, दिस इज़ अ वेरी कंसर्न एट दैट मोमेंट. सो उस टाइम पर हमारे कुछ रिनाउंड साइंटिस्ट आए, जैसे पॉल एलरिच, डोमैग, वैक्समैन, फ्लोरे, चैन. ठीक है ना, इन्होंने बहुत डिटेल्ड काम किया और इन्होंने मतलब बाद में चलकर इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला. ठीक है, और इन्होंने एंटीबायोटिक्स एज वेल एज एंटी माइक्रोबियल्स को डिस्कवर किया और आगे चलकर सिंथेसाइज भी किया. ठीक है, तो हम अगर बात करें तो हम पूरी कीमोथेरेपी की हिस्ट्री को 3 फेज में डिवाइड करते हैं, 3 एराज में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज द एम्पेरिकल यूज ऑफ द मेडिसिन और एम्पेरिकल यूज ऑफ एनीथिंग. ठीक है, तो यहाँ पर ये 19th सेंचुरी के बहुत पहले है, मतलब अराउंड 15th और 14th सेंचुरी और उससे भी पहले हो सकता है. ठीक है, उस टाइम पे स्पेशली मैं आपको स्पेसिफिक रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ. लेप्रोसी में चल मोगरा ऑयल यूज़ करते थे बहुत सारे हिंदूज. ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन एट दैट मोमेंट टू ट्रीट द लेप्रोसी. लेप्रोसी का मतलब कुष्ठ रोग. ठीक है, चाइनीज़ जो थे वो माउल्डी कर्ड यूज़ करते थे. माउल्डी कर्ड का मतलब, अगर आपने घर में कभी दही जमाई हुई है और आपने उस दही को बस ओपन एनवायरनमेंट में रख दिया है और उसको यूज़ नहीं किया. ठीक है, और 4-5 दिन बाद या हफ्ते भर बाद अगर आप देखोगे, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड द एनवायरमेंटल कंडीशंस, उसके ऊपर ना हल्की हल्की ग्रीनिश टाइप की ना माउल्ड और फंगल ग्रोथ हो जाएगी. ठीक है, एंड दैट इंडिकेट्स अबाउट द व्हाट, दैट इट इज़ अ व्हाट, फंगल ग्रोथ, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, माउल्ड. ठीक है ना, तो माउल्डी कर्ड एट दैट मोमेंट दैट इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड बाय द चाइनीज़ टू ट्रीट द बॉयल्स. ठीक है, इसके अलावा पैरासेल्सस एक मतलब एक बहुत बड़े फिजिशियन थे दैट uses the mercury for treat the syphilis in 16th century, and in 17th century cinchona bark is used to treat the fever specifically caused due to the malarial parasite or the protozoa. ठीक है ना, ओके. सो अगर हम बात करें तो सेकंड एरा और द सेकंड फेज वाज द एलरिच एरा और द एलरिच फेज. ठीक है, ये था 1890 to 1935. ठीक है, अब इस टाइम पर एक बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट आए जिनको हमने कहा पॉल एलरिच, हु इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कीमोथेरेपी, एंड ही इज़ द पर्सन हु फर्स्ट आइसोलेटेड और डिस्कवर द ऑर्गेनोमेटेलिक डाई. अब डाई की कहानी क्या थी कि जनरली डाई को उस टाइम पर यूज़ किया जाता था फॉर स्टेनिंग ऑफ द माइक्रोब्स. ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर एक माइक्रोब को स्टेन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तो वाई वी शुड नॉट यूज़ टू इनहिबिट दैट पर्टिकुलर माइक्रोब और the bed microbe. ठीक है ना, हाँ. So at that moment he used some specific dye like methylene blue. ठीक है ना, तो उसको यूज़ करके उन्होंने चेक किया एंड एट दैट मोमेंट ही डिस्कवर्ड सम स्पेसिफिक डाइज स्पेसिफिकली. ठीक है, टू इनहिबिट द व्हाट, द माइक्रोबियल ग्रोथ. ठीक है, तो ये जो एरा था दैट इज फ्रॉम 1890 टू 1935. ठीक है, एंड द लास्ट एरा दैट इज नोन एज modern era or after Paul Ehrlich era, that is from 1935 to till date. ठीक है, and this is the era with where the lot of changes and the modifications are seen. ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स खोजे गए, बहुत सारे सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक एनालॉग्स बनाए गए और आज की डेट में हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की एक बहुत बड़ी बहुत लंबी चौड़ी फैमिली है. ठीक है ना, सो इस टाइम पर सबसे पहले
सल्फोनामाइड्स ढूंढा गया, वैक्समैन साइंटिस्ट थे, उसके बाद उसको आइसोलेट किया उन्होंने प्रॉन्स्टिल डाई से, ठीक है। इसके अलावा चैन और फ्लोरे ने उसके ऊपर फिर आगे चलकर काम किया, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो थी इस एरा में डिस्कवर हुई और सिंथेसाइज हुई, ठीक है। सो जनरली हिस्ट्री ऑफ कीमोथेरेपी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। दिस इज अ जनरल आउटलाइन, ठीक है। जो मैंने आपको अभी तक बताया वो सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखो तो द डाई विच आई डिस्कस दैट इज द अर्सा फेनामिन 1908 में आया। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेंसिलिन खोज दिया था। पॉल एलरिच, जिनको फादर ऑफ कीमोथेरेपी बोला, हाँ, उन्होंने ऑर्गेनोमेटेलिक डाई के ऊपर बहुत सारा काम किया। गैरेड डोमेग, जिन्होंने प्रॉन्स्टिल डाई, जिसको मैंने आफ्टर पॉल एलरिच एरा के नाम में सजेस्ट किया था, उन्होंने 1939 के ये एक डाई जो थी उसको सर्च किया और देखा कि ये स्ट्रेप्टोमाइसिस पायोजेनिस के अगेंस्ट में बहुत इफेक्टिव है, यानी कि जो जनरल बैक्टीरियल फीवर होते थे उसमें बहुत अच्छा काम कर रही थी। उसके बाद 1932 में प्रॉन्स्टिल डाई जो था ये बेयर्स लेबोरेटरी ने सबसे पहले इसको फॉर्मुलेट किया। अगर आप देखो तो 1943 में नाइट्रोजन मस्टर्ड आ गया, जो कि लिम्फोमास को ट्रीट करने के लिए, कैंसर को ट्रीट करने के लिए आया था। 1944 में वैक्स और उनकी पूरी टीम को एक कंपाउंड मिला जिसको उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन बोला, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस से आइसोलेट हुआ था, ठीक है। 1948 में एंटीफोलेट्स बने, 51 में थायोप्यूरिन्स आ गए, 1957 में 5-फ्लोरोयूरेसिल आ गया, 58 में मिथोट्रिक्सेट, 59 में एंटी ट्यूबर एजेंट्स, 62 में नैलिडिक्सिक एसिड, 63 में विंक अल्कलॉइड्स, 1996 में इमाटिनिब, हाँ, और इसके अलावा 97 में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ गई, विच आर द नाउ वेरी यू कैन से द टारगेटेड ड्रग एंड वेरी गुड ड्रग्स फॉर द इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। 2005 में टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर आ गया एंड इन 2007 वी गॉट सम स्पेसिफिक टारगेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस था और इस सारे प्रोसेस में हमको एक मतलब इस पूरे टाइमलाइन में हमें बहुत अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल्स मिले और जो कि आज तक बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, हाउ वी कैन चूज और हाउ वी कैन गो विद द एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। तो सबसे पहले द डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब डायग्नोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा माइक्रोब है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हुआ, या किस साइट ऑफ जगह मतलब किस जगह पर हुआ, या फिर व्हाट इज द लेवल ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ दैट माइक्रोब टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ड्रग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज आपको अगर विदाउट एनी क्लिनिकल डायग्नोसिस आप कोई एंटीबायोटिक, आज के डेट में बहुत कॉमनली ओटीसीज जो हैं वो चल रही हैं, एंटीबायोटिक्स जो है ओटीसी में मिल रहा है, ठीक है। सो उसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है और जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है दैट इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द डिसाइड, ठीक है, कीमोथेरेपी इज नेसेसरी और नॉट। अब जरूरी नहीं है कि आपको अगर इन्फेक्शन हुआ तो आपको कीमोथेरेपी चलाना है, मे बी पॉसिबल कि आपको बिना कीमोथेरेपी के ठीक हो जाओ, स्पेशली जब क्रोनिक इन्फेक्शन है, ठीक है ना। अब एक्यूट इन्फेक्शन है, यानी कि अभी स्टार्टिंग स्टेज में इन्फेक्शन है, तब कीमोथेरेपी बहुत पोटेंशियली काम करेगी, ठीक है। बट अगर वो इन्फेक्शन क्रोनिक हो गया, वो बहुत पुराना हो गया, तो मे बी पॉसिबल कि वो वहाँ पर काम ना हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो माइक्रोब है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका होगा, एब्सेस बना चुका होगा, पस फॉर्मेशन हो जाएगा और वहाँ पर हमारी जो एक्टिविटी है वो नलीफाई हो जाएगी। तो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो विद द सर्जरी, ठीक है। सर्जरी करने के बाद हम एंटी माइक्रोबियल्स यूज कर सकते हैं। नाउ द सेलेक्टिंग ऑफ द ड्रग, ठीक है, कौन सा एंटी माइक्रोबियल लें, अभी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल, कौन सा लें, तो उसकी स्पेसिफिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड the patient related factors are the important concern during those particular molecules. इसके अलावा what is the frequency, चौथा पॉइंट है कि भाई हम किस फ्रिक्वेंसी में एंटी माइक्रोबियल दें और कितने दिन तक ट्रीटमेंट चलाएं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज की डेट में हम देखें तो जनरली कोई भी एंटी माइक्रोबियल जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, स्पेशली वायरल या फिर और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें जो एंटीबायोटिक्स का जो रेजिमेन है दैट इज मिनिमम फॉर द 5 डेज, 5 डेज से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, 2 दिन खाते हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक्स बंद कर देते हैं एंड दैट विल लीड टू द रेजिस्टेंस डेवलपमेंट। कंटिन्यू थेरेपी, फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, द एक्यूट इन्फेक्शन ट्रीटेड फॉर द 5 और 10 डेज, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, हमने रोक दिया तो उसकी वजह से वो उस टाइम पे तो इन्फेक्शन थोड़ा सा सप्रेस हो गया था, लेकिन बाद में फिर वो दोबारा उठेगा एंड दैट मेक मतलब यू कैन से दैट रिलैप्सिंग इन्फेक्शन वाज वेरी डेंजरस, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट ऑफ क्योर इज द 6th पॉइंट, दैट हेयर व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट सिम्टम्स एंड साइंस मे डिसअपियर बिफोर द पैथोजन एरेडिकेटेड, मतलब कि आपका सिम्टम साइन तो पहले जाएगा
बैक्टीरिया हो सकता है बॉडी में रहे, ठीक है। तो ये क्योर को टेस्टिंग करना वेरी इंपॉर्टेंट है एंड समटाइम्स इट इज यूज्ड फॉर द प्रोफाइलैक्सिस स्पेशली इन द सर्जरीज, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स देखें तो हम इसको 6 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस में, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, आइदर किस टाइप के बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, किस पे इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, type of action, either it is bacteriostatic or bactericidal, और the last one is the source of antibiotic, किससे मिला हुआ है, बैक्टीरिया, फंगाई या फिर और किसी सोर्स से, ठीक है। अब केमिकल स्ट्रक्चर पे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। तो केमिकल स्ट्रक्चर पे अगर देखें तो सल्फोनामाइड्स जो सबसे बड़ा और सबसे पहले आने वाला एंटीबायोटिक्स था, उसमें डेप्सोन आ जाएगा, सल्फाडायाजीन, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, डेप्सोन जो है इट इज अ टाइप ऑफ सल्फोन यू कैन से, डायअमीनोपिरिडीन द सेकंड क्लास, इसमें ट्राइमिथोप्रिम, पैरामिथामीन, क्यूनोलोन्स जो कि बहुत इफेक्टिव था, इसमें ड्रग आया नैलिडिक्सिक एसिड, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन। बीटा लैक्टम में हम बात करेंगे पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स की। टेट्रासाइक्लिन में हम बात करेंगे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन की। नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव्स में जो ड्रग आएगा दैट इज द क्लोरमफेनिकॉल, इट इज अ वेरी गुड ड्रग, वेरी यू कैन से इफेक्टिव ड्रग इन पर्टिकुलर इन्फेक्शंस। एमिनोग्लाइकोसाइड्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अमीकासिन, नियोमाइसिन एंड द मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स जिसमें हमारे ड्रग्स आ जाएंगे एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और कैलिथ्रोमाइसिन, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ ड्रग्स हैं, लिंकोसामाइड जिसमें आ जाएगा क्लिंडामाइसिन, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स वैंकोमाइसिन, पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स पॉलीमिक्सिन, बेसिट्रेसिन, ट्रायोथाइसिन। वी आर नॉट डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर, आपको बस इसको याद करना है, ठीक है ना। वी आर नॉट गोइंग टू लर्न व्हाट इज द स्ट्रक्चर, फार्माकोलॉजी में स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नाइट्रोफुरेंटाइन डेरिवेटिव्स में नाइट्रोफुरेंटाइन, ठीक है। नाइट्रोमिडाजोल में मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, वेरी गुड एंटीबायोटिक्स विच आर यूज्ड इन द प्रोटोजोअन इन्फेक्शन, ठीक है। इसके अलावा आइसोनियाजाइड, पैराजिनामाइड, इथियोनामाइड, ये सारे के सारे निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव हैं। पॉलिन एंटीबायोटिक्स में आ जाएगा एम्फोटेरिसिन बी, नेस्टेटिन, हैमाइसिन। एजोल डेरिवेटिव्स में आएगा माइक्रोनाजोल, क्लोट्राइमाजोल, कैटेकनाजोल एंड अदर्स में फिर हमारे पास बहुत सारी ड्रग्स हैं जैसे रिफेम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल, गुर्सोफिल्विन, ठीक है ना, उनकी बात हो जाएगी, ठीक है। नाउ द सेकेंड इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब कौन कौन से पॉसिबल टारगेट्स हैं जहां पर हम काम कर सकते हैं, तो एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर दें, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ दें। सेल मेम्ब्रेन टूटा तो लीकेज होगा, लीकेज होगा तो कोई भी चीज़ अंदर बाहर आसानी से जा सकती है। इस मैकेनिज्म को फॉलो करने वाले एंटीबायोटिक्स हैं पॉलीपेप्टाइड्स स्पेशली कोलिस्टीन एंड पॉलीमिक्सिन, पॉलिन्स में एम्फोटेरिसिन बी और निस्टैटिन एंड हैमाइसिन, ठीक है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक पाथवे है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं माइक्रोब्स को अपने सर्वाइवल के लिए, तो उस मेटाबॉलिक पाथवे को आप क्या कर दो, इनहिबिट कर दो। जैसे फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड इज द बेसिक कंपोनेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो वहाँ पर आपने इसको रोक दिया। इसमें सल्फोनामाइड, सल्फोन, ट्राइमिथोप्रिम, पास, पैरामिथामिन एंड इथाम्ब्यूटॉल आ जाएगा विच इनहिबिट द फॉलिक एसिड सिंथेसिस, ठीक है। इसके अलावा आप सेल वॉल को, सिंथेसिस को इनहिबिट कर दो। भाई अगर इस कमरे की दीवार नहीं रहेगी तो हमारी प्रोटेक्शन जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने सेल वॉल को इनहिबिट कर दिया, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया, तो आपका काम हो गया। कोई भी बैक्टीरिया बिना सेल वॉल के रह ही नहीं सकता, ठीक है। तो बीटा लैक्टम, सेफेलोस्पोरिन, वैंकोमाइसिन। इसके अलावा कई बार प्रोटीन्स which plays a very major role in the spreading of the infection, ठीक है। तो उसमें हम क्या करें, हम ऐसा कुछ कर दें कि जो mRNA कोड है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, उसके अंदर कुछ अल्टरेशन कर दें, उसके अंदर कुछ गड़बड़ कर दें। तो मिस रीडिंग कर दिया अगर हमने, तो यहाँ पर एमिनोग्लाइकोसाइड जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। इसके अलावा आप प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकते हैं जिसमें टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल आ जाते हैं, ठीक है। डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर दो जो फ्लोरोक्विनोलोन्स करते हैं। डीएनए गायरेज जो है वो अनकॉइलिंग करता है, ठीक है ना। तो अगर आपने उसको ही इनहिबिट कर दिया तो अनकॉइलिंग नहीं होगी, आगे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जैसे प्रोसेस जो है वो रुक जाएंगे। इसके अलावा आपको सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो द पार्ट, ठीक है। नाउ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब किस टाइप पर काम करना है हमें, ठीक है। पहले तो हमें ये देखना है कि इन्फेक्शन कैसे है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, प्रोटोजोआ से और हेलमिंथेस से या फिर और किसी ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ स्टैंडर्ड एंटीबैक्टीरियल्स जो अवेलेबल है हमारे पास, पेनिसिलिन्स हैं, एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैं, एरिथ्रोमाइसिन्स हैं, सल्फोनामाइड्स हैं, टेट्रासाइक्लिन्स हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। एंटीवायरल में अगर बात करें तो एसाइक्लोविर, अमेंटाडिन, जिडोविडिन, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। एंटीफंगल में गिर्सोफल्विन, एम्फोटेरिसिन बी, कैटेकनाजोल, फ्लुकनाजोल, क्लोट्राइमाजोल, बहुत सारे ड्रग्स हैं, ठीक है। एंटीप्रोटोजोअल्स में अगर हम बात करें जो प्रोटोजोआ को इनहिबिट करेंगे, जैसे एमीबियासिस, मलेरिया, ये सब क्या है, प्रोटोजोअल डिजीजेस हैं। तो इसमें
क्लोरोक्विन, पैरामीथामिन एंड मेट्रोनिडाजोल काम करेगा। एंड हेलमेंथिक, जो हमारे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं उनको हम कहते हैं हेलमेंथिक इन्फेक्शन। उनको क्या कहते हैं? वो क्या है? हेलमेंथिक इन्फेक्शंस हैं। तो उनमें काम क्या करता है? मेबेंडाजोल, निकोसोलामाइड, डाइइथाइल कार्माजीन, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, ठीक है भाई, हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो क्या है, ठीक है। तो अब डिपेंडिंग ऑन द antimicrobial agent we can divide these into what you can say the narrow spectrum or the broad spectrum। तो narrow spectrum में आ जाएगा पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, वेयर एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ जाएगा टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकॉल। अब यहाँ पर समझो कि नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो का मतलब थोड़ा सिकुड़ा हुआ, ठीक है, जो कम माइक्रोब्स को इनहिबिट करे। तो नैरो स्पेक्ट्रम किसको इनहिबिट करेगा? आइदर ग्राम पॉजिटिव और आइदर ग्राम नेगेटिव, दोनों को नहीं, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव को, ठीक है ना। वेयर एज अगर हम बात करेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम की, तो ये काम करेगा ग्राम पॉजिटिव पे भी और ग्राम नेगेटिव पे भी, ठीक है। तो यानी कि आपको दोनों जगह पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। टाइप ऑफ एक्शन की बात करें तो दो तरह के एक्शंस देखने को मिल सकते हैं, आइदर बैक्टीरियोस्टैटिक होगा या फिर बैक्टीरिसाइडल होगा। अगर बैक्टीरियोस्टैटिक हुआ तो इसका मतलब है कि इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। स्टैटिक मतलब रोक देना, ठीक है ना, साइडल मतलब मार देना, ठीक है। तो अगर किसी भी वर्ड के आगे फंगिस्टैटिक, वायरस आगे अगर फंगिस्टैटिक वर्ड लग गया तो जो फंगस को रोक दे, तो इसको तोड़ के आप देखो बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो रोक दे, दैट इज नोन एज बैक्टीरियोस्टैटिक। एग्जांपल आर सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, एथम्ब्यूटॉल। कभी कभी हाई डोज पे ये कुछ बैक्टीरिसाइडल की तरह भी काम करते हैं। बैक्टीरिसाइडल का बात करें अगर, तो दे आर व्हाट, दे किल द माइक्रोब्स, ठीक है, ये मार देगा, उसको ग्रोथ को रोकेगा ही नहीं, ठीक है। एग्जांपल आर पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, वैंकोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल और क्लोट्राइमाजोल, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हैं? बैक्टीरियल किलर्स हैं, ये बैक्टीरिया को मार देते हैं, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, बैक्टीरियोस्टैटिक एट हाई कंसंट्रेशन में एक्ट एज अ बैक्टीरिसाइडल, यानी कि अगर आपने थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो वो क्या हो जाएगा? बैक्टीरिसाइडल हो जाएगा। नाउ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो अगर आप देखो तो फंगस इज द कॉमन सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। एग्जांपल्स आर पेनिसिलिन, जो है वो पेनिसिलिन नोटाटम से निकला था, गिरसोफल्विन हो गया, सिफेलोस्पोरियम हो गया, ठीक है। बैक्टीरिया से मिलने वाले अगर हम बात करें एएमएस कौन से हैं, तो मॉलिबिक्सिन बी है, टेरोथ्राइसिन है, कोलिस्टिन है, एजिट्रोनेम है, बेसिट्रासिन है, ठीक है। ये सब के सब बैक्टीरिया से आइसोलेट होते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज आर आल्सो द बैक्टीरिया बट दे आर ग्राम पॉजिटिव एंड फाउंड इन द सॉइल, मिट्टी में पाए जाते हैं ये, ठीक है। तो इनको हम कह देते हैं व्हाट, द एक्टिनोमाइसिटीज। जिसमें एग्जाम्पल हो गया अमीनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलाइट्स, टेट्रासाइक्लिन, पॉलीइन और क्लोरमफेनिकॉल, ठीक है। सो दिस इज all about the general principle of the chemotherapy. I think these are the sufficient information. Thank you for your patience listening. Thank you.